हाउ आर यू? फाइन सर। गुड इवनिंग। सारे ऑडियंस को बता दें कि 25 और 15 40 ईयर का एक्सपीरियंस बैठा हुआ है सामने। चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे हैं सर आप? तो नई नई एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना। अच्छा, मेरी जब अभी इंस्टा पे आ रहा हूँ तो लाइट कम आ रही है, ऐसे तो लाइट ठीक आ रही थी। नहीं नहीं, वो सही आ रही होगी, आपका ब्राइटनेस कम होगा वो अच्छा, स्क्रीन का। ठीक है, ठीक आ रही है ना। तो आपको भी सर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं सर जो पेरेंट्स से कि अरे सब कुछ बहुत कर रहे कॉमन हैं? क्वेश्चन है, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हम्म। और एक्चुअल में क्या है ना कि इतना कॉमन क्वेश्चन है, बट हाँ आंसर इसमें जब डीप डाउन करोगे ना तो बहुत तरह के आंसर्स हैं। हाँ। कभी भी कई बार बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, कई बार थेरेपिस्ट रिस्पॉन्सिबल है, कई बार इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल है। हम्म। अभी एक रिसेंटली मेरे पास बच्चा ड्रॉप करके चला गया, हाँ। सिर्फ एक बात को लेकर के बच्चे में सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर बढ़ता जा रहा था। बढ़ता जा रहा है। अब क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि बच्चा जा रहा था स्कूल तीन अच्छा। घंटे के लिए। हाँ हाँ। अब पेरेंट का कहना है कि अब तो 6 साल हो गया, अब मैं स्कूल नहीं भेजू तो क्या करूं? मैं बोला भेजो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अकेले ना खेल रहा हो। अब हाँ वो हाँ। 20 बच्चों के ग्रुप में है, वो अकेला खेलता है किनारे। हाँ हाँ। तो मैंने पूछा स्कूल भेजने का मकसद आपका क्या है? व्हाट इज योर अचीवमेंट, व्हाट इज योर हाँ टारगेट? हाँ। ना वो सोशलाइज कर रहा है, ना एकेडमिक स्किल सीख रहा है। तो कर क्या रहा है स्कूल? बस यही कि 3 घंटे के लिए आप फ्री हो या आपका केयर टेकर फ्री है। तो वही तीन अच्छा। घंटे स्कूल में छोड़ा है उसको आप, हम्म। और दिल को संतुष्टि हुआ कि हम उसको स्कूल भेज रहे हैं। हम्म। बट एक्चुअल में स्कूल भेजने का कुछ तो मकसद होगा ना। और दो ही हम्म। मकसद है, या तो एकेडमिक या सोशलाइजेशन। तो ना वो हम्म। सोशलाइज कर रहा है, ना एकेडमिक कर रहा है, ना स्पोर्ट्स सीख रहा है। हम्म। तो मैंने उनको बोला कि आप उसको छोड़कर मेरे पास ड्यूरेशन बढ़ा दो, वो घट जाएगा। नहीं माने कि हम्म। नहीं नहीं, रॉन्ग आइडिया। ठीक है, आप ट्राई कर लो। और बच्चे में क्या था, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। अगर आप हम्म। थोड़ा पुश करोगे, एक्स्ट्रा काम करोगे, तुरंत हेड बैंगिंग और ये सब फटाफट आ जाता था। हाँ। तो और आपको, स्कूल तो और भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है ना बच्चे के लिए, तो स्ट्रीमिंग बढ़ेगा ही वहां पे। यार इस कॉम्प्लिकेटेड बच्चे के लिए बाद में है, पहले उस इन्वायरमेंट के लिए, उस टीचर के लिए, उस बाकी बच्चों के लिए। टीचर को पता हाँ। ही नहीं, दीदी को पता ही नहीं, उनको तो एलियन लगता है कि तो एलियन आया कहीं से। अच्छा। तो दे डोंट नो ना कि कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। हम्म। और उस सर्कमस्टांसिस में वो क्या करते हैं, जब उनको हैंडल करना नहीं आएगा तो वो क्या करेंगे? जो कर रहा है बच्चा, जैसा कर रहा है उसको रोकेगा, वो हेड बैंगिंग करेगा। इवन की पेरेंट आर गेटिंग कॉल फ्रॉम एवरी डे स्कूल से। मैं कह तो रहा हूं कि वो बच्चा ऐसा था कि अगर आप रोकोगे तो हेड बैंगिंग करेगा। लो, हम्म। अब टीचर आपको लगता है कि वो हिम्मत करें कि बच्चा को रोकूं और फर्श पे सर मारे? वो तो डर जाएंगे। हाँ। हम और आपको लगे कि वो स्केप कर रहा है या हमें टेंट्रम दिखा रहा है या जो भी कर रहा है, उसको क्या लगेगा? ये तो चोट लगा लेगा, इंजुरी हो हम्म। जाएगी। हम्म। तो वो तो तुरंत जो बच्चा कह रहा है दे दो इसको, जो ऐसा कर रहा है। और हम्म। आपके 2-3 घंटे की थेरेपी, अगर बच्चे को हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स भी सेल्फ प्ले मिल गया, हम्म। मतलब समझ लो आधा दिन का मेहनत 1 घंटे हम्म। में जीरो हो जाएगा। हम्म। तो हम, ये बहुत सारा एक्सटेनियस फैक्टर है जिसको हम लोग पीयर प्रेशर के कारण, इन्वायरमेंट के प्रेशर के कारण, सोसाइटल प्रेशर के कारण, वो जो होता है ना कि सोसाइटी में उस पड़ोसी का बच्चा स्कूल जा रहा है। हाँ। और एक और वर्ड है जो आज भी मेरी किसी डिस्कशन चल रही थी। मैं एक स्कूल गुड़गांव ही गया था, सेक्टर 4054 में। हम्म। एक वहां पे प्ले स्कूल है, उनको था कि भैया आप स्कूल में कुछ करिए हमारे साथ। हाँ। तो वहां भी यही बात हो रही थी, भैया हर बच्चा इंक्लूसिव स्कूल जाएगा जरूरी नहीं है। हम्म। अरे, आपके पास अगर 10 बच्चे डायग्नोस्ड हैं तो 10 हम्म। इंक्लूसिव स्कूल में सेट हो जाएगा क्या? हम्म। उसमें से 3 बच्चे, 20 to 30% बच्चे ऐसे हैं जो क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप हाँ। इंक्लूजन कैसे करोगे? स्पेशल स्कूल भेजना नहीं है, इंक्लूजन कैसे करोगे? तो आपको ये जरूर देखना है कि इंक्लूजन का मतलब ये नहीं कि बच्चा का सिवियरिटी लेवल कुछ भी हो, सबको आप इंक्लूड कर दोगे। ये आपको अच्छा। देखना पड़ेगा कि बच्चे का लेवल क्या है और क्या वो क्लासरूम है। और उससे पहले आपको पहले ये तो पता हो कि आप स्कूल भेज क्यों रहे हो, क्या चाहते हो स्कूल से। मैं पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आप सोशलाइजेशन चाहते हो स्कूल से, एकेडमिक स्किल, क्या ये लड़का क्लास 1 के लेवल के एकेडमिक स्किल्स है इसके पास? हम्म। तो कहेंगे नहीं सर। तो बोले क्या चाह रहे हो आप स्कूल से? प्ले, पी, इन सब में वो साथ रहे, या वो क्या लर्न करे? तो आपको पहले अपना टारगेट सेट करना है, तब आपको सेट चूज करना है कि क्या ये टारगेट उस प्लेस पे जाके मिलेगा नहीं। हम थेरेपी में तो टारगेट सेट करके आते हैं हम्म। कि सिमन सर के पास इसलिए जाना है कि मेरे बच्चे का स्टीमिंग कम हो जाए।
बट स्कूल क्यों भेजना है? क्योंकि पड़ोसी का बच्चा स्कूल जा रहा, मेरा बच्चा भी स्कूल जाएगा, दूसरा बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है इसलिए स्कूल जाएगा। यार गेन क्या, हर चीज का मतलब है, हर चीज हर जगह एक पॉलिसी लगती है कि क्या दे रहे हैं और क्या पा रहे हैं। व्हाट आई एम गिविंग, व्हाट आई एम गेटिंग, ये दो चीजों को लिखना होता है। हम लोग बिजनेस डील भी करते हैं तो वहां भी ये बात कहते हैं कि आपको मुझसे क्या चाहिए और बदले में क्या दोगे, प्लीज पेन डाउन, एक जगह आप नोट डाउन करो। सेम हम स्कूल भेजें, क्लिनिक भेजें, कोई और सेटअप भेजें, अर्ली इंटरवेंशन सेटअप भेजें, क्यों भेज रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, कहां से हमें क्या चाहिए। और मीनवाइल सर क्वेश्चन भी आता रहेगा तो हम आपको रिडायरेक्ट करते रहेंगे। यस सर, आपकी मर्जी, आई विल नॉट से एनीथिंग इन बिटवीन। अब अविनेश, यस सर, सीवियर ऑटिज्म प्लस एडीएचडी वालों को किसी किसी इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भेजे, वो तो स्पेशल में ही जाएगा। हाँ वो ऐड ऑन कर रहा है, जो भी है वो हाँ ऐड ऑन कर रहा है हाँ। बात को बेसिकली। सर तो क्वेश्चन शुरू करते हैं सर। हाँ, हम लोग शुरू करते हैं अपने अपने टॉपिक से। माई चाइल्ड हैज बीन टेकिंग थेरेपी फॉर मंथ बट आई स्टिल डोंट सी अ मेजर चेंज। यहाँ पे दो से है। हाँ, कैन आई गो इन इंग्लिश, हिंदी, बोथ और एनी वे? यस यस यस, यू कैन, ओके बिकॉज साउथ इंडिया से भी है लोग। ओके, फाइन फाइन, नो इशू एट ऑल। आई एम जस्ट सेइंग when you are talking about the my child is going for therapy for a month, we are not getting any change. हम्म There is two side of this story. If हम्म you will see from a professional perspective, हम्म you will see there is a change. हम्म But if you will see from a parental perspective, you will not see a change. हम्म Reason behind that, I'm just putting a word basically. हम्म आपके पास एक पेरेंट आया एंड ही और शी इज सेइंग कि मेरा बच्चा बोलेगा कब। हम्म बहुत कॉमन क्वेश्चन दैट वी ऑल आर फेसिंग डाउट। हम्म एंड व्हेन यू सी द चाइल्ड इज नॉट सिटिंग एट दिस मोमेंट, not paying attention, not receiving a single command. And we are expecting child should start speaking. तो वो कहते हैं सर कहाँ बोलना कहाँ शुरू किया है? मैम, he started sitting, he started following the command. सर वो तो ठीक है बट बोलेगा कब? बट when you are talking about a single goal कि बोलेगा कब, उसके पीछे बहुत सारा प्रीरिक्विजिट है, बहुत सारा प्रीवियस स्टेप्स है जो अचीव होना है। तो जब हम बीइंग अ प्रोफेशनल बात करते हैं तो हमारा काम होता है कि स्टेप बाय स्टेप हम अचीव करते चले जाएं, तभी हम उस टारगेट तक जाएंगे। जो भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, रेलेवेंट कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो हमारा कुछ वैल्यू एडिशन होगा। आप कमेंट अगर करेंगे ना तो बाकी लोगों को क्या समझ में आएगा? कुछ भी पूछिए तो रेलेवेंट क्वेश्चन पूछिए, इस टॉपिक से पूछिए। और अगर क्वेश्चन पूछना भी एक स्किल है, ठीक है? तो ऐसे सिर्फ राइट करने से काम नहीं चलेगा। चलिए सर। हाँ। ओके, तो बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अपने सिस्टम में, गोल निगोशिएशंस। हम्म वो बहुत जगह हम मिस करते हैं। हम्म इफ आई एम टॉकिंग टू द पेरेंट और माई हम्म थेरेपिस्ट टॉकिंग टू द पेरेंट, हम्म दोनों में डिफरेंस है। व्हेन हम्म आई एम टॉकिंग, पेरेंट आया बोला मेरा बच्चा बोलेगा कब, हम्म बट पेरेंट हैव अ लिटिल बिट रैप हो कि भैया सर को आइडिया है, सर को एक्सपीरियंस है, ही कैन हम्म एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। तो हम्म मैं उनको ये बोलूंगा इन फर्स्ट मीटिंग कि अभी पहले हम वी विल फर्स्ट वर्क ऑन द सेटिंग एंड हम्म अटेंशन, कि पहले बच्चा बैठेगा, हम्म सुनेगा, फोकस हम्म करेगा, देन लर्न करेगा, देन इट विल हम्म कम अ मैटर ऑफ स्पीच। तो हम्म हम इस तरह से स्टेप्स बता देंगे। तो अगर हम्म आपका रेपो बेटर है पेरेंट के साथ, तो दे विल लिसन, दे विल अंडरस्टैंड कि हाँ सही बात बोल रहे हैं, इट विल गो स्टेप बाय स्टेप। हम्म अगर आपका रेपो नहीं है तो वो कहेंगे मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा बच्चा बोलेगा क्या, ये बोल रहे हैं आपका बच्चा पहले बैठेगा, मैं पूछ रहा हूँ ये बात कर रहे हैं इमली। तो इसी में क्या होता है कि वी आर अचीविंग द रिजल्ट। ऐसा कोई थेरेपी या कोई वर्क है जो वेस्ट नहीं जाता है, कम ज्यादा हो सकता है, बट देयर इज ए रिजल्ट, देयर इज ए चेंज। बट आप जिस डायरेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस फॉर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दैट रिजल्ट इज नॉट गोइंग और नॉट कमिंग ऑन दैट फॉर्म। सो आपका बेसिकली जो बच्चे का स्किल सेट है और जो पेरेंट का एक्सपेक्टेशन है, दोनों कैलिब्रेट होना चाहिए, यस, दोनों पास पास होना चाहिए। और हमारा गोल, हाँ। क्योंकि आप सीवियरिटी के हिसाब से प्रोफेशनल गोल बनाता है, तो वो निगोशिएट हम्म करके आपको उस लेवल पे लाना जो करंट लेवल पे है बच्चे, तभी तो आप चेंज हम्म दिखाओगे नेक्स्ट लेवल पे। व्हेन यू सेट हम्म अ गोल जो 6 महीने बाद आना है, तो कहां से चेंज आएगा? हम्म तो आपको गोल भी उसके हिसाब से सेट करनी पड़ेगी, और बच्चे के लेवल के हिसाब चेंजेस जरूर आते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कम या ज्यादा आता है। बस ये दिक्कत है कि हमें स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे देखना है और कैसे आगे ले जाना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है चीज।
अच्छा। सो ये तो हमारा भी काम है ना, ये जो कम्युनिकेशन गैप है उसको फिल करना। मैं यही तो बात कह रहा हूं आपको कि व्हेन वी हम्म। सिट विद द पेरेंट, आपको ये पहले जानने की जरूरत है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, हम्म। वो और बच्चा कहाँ है, दोनों को हमें बताना पड़ेगा कि दिस इज योर एक्सपेक्टेशन ऑन चाइल्ड इज एट दिस लेवल। क्योंकि हाँ। बच्चा का लेवल और उनके एक्सपेक्टेशन दोनों जब तक आप क्लियर नहीं करोगे, तब तक कैसे आगे बढ़ोगे आप। तो व्हेन हम्म। वी डू कंसल्टेशन या वी डू असेसमेंट्स, इसलिए तो हम असेसमेंट करते हैं। लोग हम्म। असेसमेंट करने का नाम लो आप कि नहीं नहीं हम्म। बच्चे का हम असेसमेंट करेंगे, अरे सर मैंने तो 10 जगह असेसमेंट करा लिया है। हम्म। असेसमेंट इज नॉट ओनली फॉर मनी। हम्म। असेसमेंट जो है आपका एक क्लैरिटी देता है, पिक्चर देता है। कम और से जब कम वो एक बेस पिक्चर, लाइन तो देगा आपको। जी आपको बच्चे के बारे में बहुत क्लियर पिक्चर था, बहुत चीज देख के नहीं दिख रहा है, असेसमेंट हम्म। से कुछ और पिक्चर निकल के आता है, हम्म। देखने में कुछ और दिख रहा है। तो अब उस पिक्चर को जब आप मैच करोगे एक्सपेक्टेशन के साथ, तभी तो समझ आएगा कहाँ जा पाएंगे और कितना जा पाएंगे। मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, अगर सपोज ये थेरेपिस्ट के लिए है कि बच्चा रो के चला गया 45 मिनट्स में 45 मिनट्स, तो आपको ये नहीं कहना है कि बच्चे ने कुछ नहीं किया। आपको ये कहना है कि इमोशनल रेगुलेशन सीख रहा है बच्चा। ठीक है। हाँ, वो सेल्फ सूदिंग सीख रहा है। या मैं इसको अदर वे अराउंड कहता हूं आपको कि हम्म। डिपेंड करता है थेरेपिस्ट के रेपो के ऊपर भी। अगर पेरेंट को हम्म। पता है कि आप सेशन ले रहे हो, हम्म। बच्चा आप कुछ भी करा रहे हो, चेंजेस हम्म। आ रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, बाहर से पेरेंट देख रहे हैं, दे विल फील कि नहीं नहीं सर ने आज बड़ा अच्छा अच्छा चीज कराया, इससे हम्म। इंटरेक्शन किया, सोशलाइजेशन किया, बायोलेटरल इंटीग्रेशन की एक्टिविटीज किया, ये किया वो किया। और कहीं हम्म। आपका दूसरा को वर्कर ने काम किया या आपके साथ जो थेरेपिस्ट काम कर रहे हैं उसने काम किया, अरे सर हाँ। ये तो एक्टिविटी कराया ही नहीं, आज तो कुछ और करा दिया इन्होंने, आज पूरा टाइम हम्म। निकाल दिया। हम्म। कोई भी थेरेपिस्ट टाइम नहीं निकालता, दे वर्क। उसका डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, एक्सपीरियंस के कारण फास्ट चेंज नहीं करेगा। जैसे आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो हम डायनेमिकली चेंज करते रहेंगे तुरंत तुरंत बच्चों के हिसाब से। कई बार हाँ। एक्सपोजर कम होता है, एक्सपीरियंस कम होता है, तो उन्हें तेजी से वो प्रोग्राम को या प्लान को चेंज नहीं करते हैं, जिससे कि हाँ। रिजल्ट आता है कम आता है। या हाँ। बच्चे के लेवल के हिसाब से प्रोग्राम को ट्यून नहीं कर पाते। आपने रेडियो नहीं सुनते हो, आप लोग पहले रेडियो सुनते थे, घुमा घुमा के ट्यूनिंग सेट कर रहे होते थे रेडियो में कि मेरा हम्म। चैनल विविध भारती कहाँ पकड़ेगा और बीबीसी कहाँ पकड़ेगा। सेम चीज आपको भी हम्म। एक्टिविटी उस लेवल पे सेट करना है कि जो बच्चे को मैच कर रहा हो, तभी तो आगे आप ले जा पाओगे। साची, हेलो सर, हाय हाय हाय। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सर, मीन वाइज। जी जी जी। डॉक्टर रुचिका कोटे। सर आई कोटे। हैव सिमिलर क्वेश्चन। कोई मेरे पास एक बच्चा है, उसको मैं 6 मंथ से एक चीज सिखा रही हूँ, बट उसमें बहुत स्लो प्रोग्रेस आ रहा है। मतलब ये बहुत ट्राई कर रही है लेकिन प्रोग्रेस नहीं आ रहा, ये कह रही हूँ। अभी हम लोगों ने बात किया ना कि बच्चे का पोटेंशियल भी आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है पोटेंशियल, उसकी स्किल्स, उसका आईक्यू, उसका कॉग्निटिव लेवल्स, अंडरस्टैंडिंग, वो भी एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर हो सकता है गोल हम बहुत बड़ा ले रखे हो या टारगेट बड़ा। कैन वी ब्रेक इन द पीसेस, जो आप टारगेट हम्म। सिखाना चाहते हो उसके स्टेप्स को थोड़ा ब्रेक करके देखो आप। इफ यू विल ब्रेक इन स्टेप्स, यू विल गेट द रिजल्ट। ओटी में बोलते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। हाँ, या हम लोग फॉरवर्ड चेनिंग बैकवर्ड चेनिंग जो करते हैं बिहेवियरल प्रिंसिपल्स में बेसिकली, हाँ। उसमें हम लोग स्टेप्स में टास्क को 10 स्टेप्स में ब्रेक कर देते हैं और फॉरवर्ड हाँ। चेनिंग या बैकवर्ड चेनिंग के थ्रू दिखाते हैं विद द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो उसको यूज कर सकते हैं। और बहुत अच्छा, जैसे हम लोग कहते हैं अगर मोटिवेशन ना हो तो बैकवर्ड चेनिंग यूज करना है, अगर हम्म। अगले में मोटिवेशन है काम करने को तो फॉरवर्ड चेनिंग के थ्रू भी सिखा सकते हो। बट चेनिंग बहुत हेल्प करता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टास्क को 10 स्टेप्स में आप ब्रेक कर लेते हो और हर एक स्टेप्स पे मतलब फर्स्ट स्टेप्स के लिए उसको इंडिपेंडेंट करते हो, बाकी स्टेप्स में आप सपोर्ट करते हो फॉरवर्ड चेनिंग में। बैकवर्ड चेनिंग में लास्ट स्टेप्स को आप सपोर्ट करते हो, बाकी स्टेप्स इंडिपेंडेंट करता है। तो आप रिइंफोर्स करते चले जाओ, सीखता चला जाएगा। सो एक पेरेंट का बहुत ही इंसाइटफुल क्वेश्चन है, काफी ओपिनियनेटेड है। साची, वो लिखती हैं, माय चाइल्ड इज अटेंडिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है। व्हाट एक्सपेक्टेशन शुड आई हैव फ्रॉम द स्कूल रिगार्डिंग हिज लर्निंग सपोर्ट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट? हम्म, आप काफी स्कूल से, ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है। हाँ आप स्कूल से क्या एक्सपेक्ट करोगे। अब ये तो आपका बच्चा का लेवल बताएगा। अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा है एकेडमिकली या एकेडमिकली ठीक कर रहा है, हम्म। तो आप एकेडमिक एक्सपेक्टेशन भी स्कूल से रखोगे अलोंग विद द सोशलाइजेशंस और हम्म। इंटरेक्शंस। बट अगर हम्म। एकेडमिक नहीं, हम लोग क्या करते हैं इनिशियल में स्कूल सिस्टम में बच्चे को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, व्हाट इज हम्म। आवर प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पीई क्लासेस में, स्पोर्ट्स क्लासेस में, आउटडोर एक्टिविटीज में इंटीग्रेट करेंगे, हम्म। क्योंकि उसको बच्चा जल्दी एक्सेप्ट करता है। हम्म। जब वो आता है फिर हम लोग परफॉर्मिंग आर्ट्स मतलब म्यूजिक, डांस, वेस्टर्न डांस, इंडियन डांस, म्यूजिक, इन सब क्लासेस में ऐड करते हैं। आर्ट पर, कलरिंग वलरिंग, इन सब क्लासेस में।
उसके बाद हम एकेडमिक की तरफ जाते हैं। एकेडमिक की तरफ भी जाते हैं तो लिटरेचर सबसे बाद में जाते हैं, हिंदी इंग्लिश बाद में जाते हैं। पहले हम मैथ, साइंस या इस तरह के या इन सब सब्जेक्ट्स पे जाते हैं, जहां भी जैसे आप बीट्स के थ्रू सिखाते हो कि भैया 2 बीट्स और 2 बीट्स प्लस करके 4 होता है, जहां भी आप मतलब मल्टी सेंसरी टीचिंग है। और हाँ। सबसे लास्ट में एकेडमिक की तरफ जाते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपका बच्चा कितना तैयार है, किस लेवल पे। अगर बच्चा आपका लर्न कर रहा है, गेन कर रहा है, सिटिंग अच्छा है, फोकस अच्छा है, क्योंकि हम लोग जो स्कूल रेडीनेस की बात करते हैं, हिडन करिकुलम की जो बात करते हैं, हिडन करिकुलम के बारे में लोगों को ध्यान नहीं होता है। जो हम लोग कहते हैं कि भाई क्लासरूम में बैठे, रोल कॉल को रिस्पॉन्ड करे, कॉमन बच्चों की तरह कमांड फॉलो करे, बाथरूम जाने से पहले बोले या इंडिकेट करे, ये सब हिडन करिकुलम है। स्कूल में सेट होने के लिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो बच्चे में होना चाहिए। हम लोग कहीं नहीं देखते इसको, करिकुलम खाली देखते हैं कि बच्चे को लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, एबीसीडी आना चाहिए। नहीं, उससे पहले क्या आना चाहिए? स्कूल में इंटर करेगा तो क्लासरूम में बैठना आना चाहिए, विश करना आना चाहिए, टॉयलेट नीड्स को बताए, टीचर जब नाम बुलाए खड़े होकर अटेंडेंस रिस्पॉन्ड करे। ये सब चीजें हिडन करिकुलम के अंदर आता है, तो ये आना चाहिए। तो अगर ये सब चीजें हैं आपके बच्चे में, तो व्हाई नॉट यू कैन प्लान फॉर द एकेडमिक पार्ट। बट एकेडमिक पे जाने से पहले स्टेप्स यही है, आपको या तो आउटडोर एक्टिविटीज पहले चूज करना है क्लासरूम्स का, उसके बाद आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ जाना है, फिर नन एकेडमिक मतलब लिटरेचर में जाना है, फिर लिटरेचर की तरफ जाना है। तो बच्चा पिकअप कर लेगा अगर बच्चे का लेवल अच्छा होगा। अच्छा। क्या ये एडवाइजेबल है कि थेरेपी को कम करके स्कूल को बढ़ाया जाए? ये क्वेश्चन एडवाइजेबल है, बट वेयर यू आर स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट। अगर आप अर्ली स्टेज पे हो और सिम्टम्स ज्यादा है तो थेरेपी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कूल कम। अगर आपका एज ऊपर जा रहा है और सिम्टम्स कम है, मतलब रेस्टलेसनेस कम है, सिटिंग हैबिट ऑलरेडी है, फोकस कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो एकेडमिक तो लर्निंग के ऊपर काम करना ना, देन वी कैन प्लान फॉर द एकेडमिक मोर और थेरेपी लेस। तो इट डिपेंड ऑन द चाइल्ड्स लेवल, वेयर द चाइल्ड इज स्टेइंग एट दिस मोमेंट। और फिर भी अगर अर्ली एज पे है तो जितना ज्यादा इंटेंसिटी से हम वर्क करेंगे उतना ज्यादा हम गैप को कवर कर पाएंगे। ओके सर, कुछ ज्यादा दूसरे तंग तो नहीं क्वेश्चन पे कर रहा हूं चलते। मैं? नहीं नहीं नहीं, यू आर गोइंग वेरी गुड। जी Why does my child perform well in their therapy but does not show the same skill at home? जो जनरलाइजेशन स्किल होता है। देखो, अब सिंपल सी बात है, देर इज दैट वी नो। हमें अपने घर में जब परफॉर्म करना होता है, आप अपने घर में जब नींद में भी होते हो, रात को आप नींद से जगते हो, यू नो वेयर इज द स्विच, वेयर इज द वॉशरूम, वेयर इज किचन। अगर आपको नींद में रात के 2 बजे उठ के भी आपको पानी पीना, यू नो कि वेयर इज योर वाटर बोतल, वेयर इज योर ग्लास। सेम थिंग विद द चिल्ड्रन ऑल्सो, व्हेन दे आर कमिंग फॉर द थेरेपी, दे नो एवरीथिंग, they are coming there every day, so they know everything there. Along with that, they are getting a personalized attention as per their label, their potentials. When you are putting in an environment and in an exposed environment or sort of environment that is not under your control and not under the control of the child also, so in that situation he might have a difficulties. So generalization, it's fine when you are talking about the learning of skills and generalization of that skills. There is a two thought basically. If you will go with the theory, there is two theory. The ABA, you all know that ABA is working on a mass practice, rote learning. Ki every day you are doing the same practice. So when you work on the mass practice, learning of skill is there, but generalization is very poor. When you work on the random practice or on a skills, as a OT we are working on that, we are putting focus on the skills. So the learning might be slow, but the generalization is very good. So if you will work on a skill, the generalization is there. But if you will work on a rote learning, the generalization will have a difficulties basically. So जो भी same way, yeah, go जो ahead. सॉरी जो भी ऑडियंस जुड़े हैं, आई रिमाइंड यू वन मोर टाइम, जब भी आप कमेंट कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्लीज इस टॉपिक से रिलेटेड पूछिए। जो भी आपने आप कमेंट कर रहे हैं वो बाद में हम कर लेंगे स्पेशल सेशन उसके लिए। अभी हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं, फिर से बता दूं कि बच्चे का प्रोग्रेस स्लो क्यों है। ये पेरेंट पर्सपेक्टिव है, अभी हम इसको डील कर रहे हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो यू कैन गो हेड। ओके, बाकी कोई स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए होगा तो फर्दर हमें मैसेज कीजिएगा, हम फिर दूसरा सेशन अरेंज करेंगे इसके लिए। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मच टाइम डज इट टेक
to see real progress in speech, attention, sitting tolerance, behavior, or motor skills? Once again, I am saying it can be in a one session also. Mm. It can take a month also. But the Mm. change is there. You can see the change in every sessions. Mm. But it is on you how you are considering the change. But a small change is there. Every day you will see the changes. If our therapy is going in the right direction, with the right approach, you will see the change every day. Mm. And that we learn through our academic skills and user experience and So, the exposure so to our actually क्या होता है सर, साइकोलॉजी ये होती है जब रिसेंटली डायग्नोस होता है बच्चा और जब कोई थेरेपी रेकमेंड करता है तो पेरेंट्स जब अप्रोच कर रहे होते हैं तब उनको इंसाइट हो नहीं होता या इतना उनको आइडिया नहीं होता, वो लगता है कि 2-3 महीने का काम है ये। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे देखते हो कि हम्म। चेंज कब आएगा, बात अगर आप कहते हो तो रोज चेंज आ रही है, लेकिन आप ये हम्म। कहते हो ठीक कब हो जाएगा, क्वांटिफाइबल चेंज या क्वांटिफाइबल चेंज कि भैया मेरे बच्चे में वर्ड कब आ जाएगा, साउंड कब आ जाएगा, या सिटिंग कब आ जाएगा, अटेंशन कब इंप्रूव हो जाएगा, या हम लोग ओटी में कहते हैं राइटिंग कब आ जाएगी, ट्राइपॉड ग्रिप कब आ जाएगा। तो इस तरह के कुछ कुछ गोल्स जो हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये कब आ जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप उसके प्री रिक्विजिट पे कितना काम कर रहे हो। क्योंकि अगर बच्चे में प्रॉब्लम कम है तो अगर आप उसके प्री रिक्विजिट यानी कंपोनेंट, हम लोग बोलते हैं ना परफॉर्मेंस एरियाज और परफॉर्मेंस कंपोनेंट, अगर आप कंपोनेंट पे ढंग से काम करते हो तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस एरियाज पे रिस्पॉन्स आएगा। तो 2 to 3 मंथ में सिग्निफिकेंट चेंजेस दिखने लगता है बच्चे में, अगर राइट डायरेक्शन में और राइट वे से वर्क हो। लेकिन इंटेंसिटी बहुत मैटर है। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट आते हैं जो कहते हैं मेरे को वंस इन अ वीक आना है, ट्वाइस इन अ वीक आना है, और 6 महीना बाद जाके बोलेंगे कि बच्चे में चेंज नहीं आ रहा है। आप फ्रीक्वेंसी तो देखो, पूरे मंथ में आप 4 सेशन किए हो, हाउ देयर विल बी चेंज। अगर आप पूरे महीने में 4 दिन स्कूल जाओगे तो आप सिलेबस कवर कर लोगे क्या? कोई स्टूडेंट जो नॉर्मल टिपिकल स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, अगर 4 दिन स्कूल जाए तो सिलेबस कवर कर लेगा क्या? वाई वी आर सेंडिंग एवरी डे स्कूल। एक नॉर्मल टिपिकली जो चाइल्ड है हमारे घर में, जो भाई बहन या अदर बच्चे हैं, उसको हम सब दिन स्कूल भेजते हैं ना। क्यों? क्योंकि सब दिन पढ़ा और घर पे भी आके पढ़ाते हैं। सेम वे व्हेन यू वर्क इन दिस चिल्ड्रन, अगर आप जब इन पे काम करते हो तो सेम वे से आपको इंटेंसिटी का ध्यान रखना है, फ्रिक्वेंसी का ध्यान रखना है। क्योंकि जितना आप रेगुलर काम करोगे, क्लिनिक पे भी 2 घंटे काम कर रहे हो, घर में भी काम करोगे, तभी आपको सिग्निफिकेंट चेंज मिलेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं नहीं वंस इन अ वीक हम थेरेपी करा के सैटरडे चले आए घूमते हुए, तो वो वही वाली बात हुई कि वीकेंड पे हम मॉल गए और घूम के चले आए, तो उससे रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आने के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए, और दोनों तरफ से चाहिए, मेरे तरफ से भी और आपकी तरफ से। एक लेडी है द फाइल 405, व्हाई डोंट वी डिस्कस फैक्टर दैट हिंडर्स द ग्रोथ एंड व्हाई प्रोग्रेस इज स्लो? व्हाट इज योर क्वेश्चन मैडम? प्लीज आस्क वन मोर टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, is my child progress slow because of his condition or just because of quality of service? वो कैसे डिसाइड करेंगे? थेरेपी अच्छी हो रही है या नहीं हो रही है, या जो वेरिएबल्स हैं आउटकम के, थेरेपी एक वेरिएबल है, दूसरा है उसकी सिवियरिटी वेरिएबल है, दोनों कैसे पर वेरिएबल है, हाँ दोनों लिंक्ड है। कैसे उसको सेग्रीगेट करेंगे? देखो उसका सिंपल सा वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम बना हुआ, देयर इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, जिसकी हम रेगुलर बात करते हैं। व्हेन यू टॉक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कि भैया प्रॉपर स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, असेसमेंट का रिपोर्ट जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेगुलरली रिव्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेगुलरली रीअसेसमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप 3 चीजें, हम अगर आप हमारी सिस्टम की बात करोगे तो हम लोग 3 चीजें करते हैं। एक, हम डॉक्यूमेंट मेंटेन करते हैं जो रेगुलर असेसमेंट और सब। साइड बाय साइड हम 2-2 महीने पे वीडियो भी बनाते हैं बच्चे की, कि आज बच्चा क्या था 2 महीने बाद किस हालत में। क्या है ना, आप नंबर झूठ बोल सकता है आपका, लेकिन वीडियो झूठ नहीं बोलेगा कि बच्चा इस लेवल पे आया था आज इस लेवल पे। तो आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस पे अगर फोकस करोगे, यू विल यूज द डेवलपमेंटल टूल या असेसमेंट टूल या जो भी स्केल एक साइड, और दूसरे साइड आप वीडियोस बनाओ, उसको कंपेयर करो। तो अगर इन दोनों को मॉनिटर करते रहोगे तो आपको ये क्लैरिटी तो जरूर रहेगा कि द थेरेपी इज गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अब दूसरा सेल्फ फैक्टर प्रोफाइल कर लो, कम से कम बेसलाइन तो मिल जाएगा आपको डिजिट में। जी, और उसको आप री भी करो, सिर्फ एक टाइम नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, जब बच्चा आया तब करते हैं, उसको 3 महीने में तो नहीं, 6 महीने पे तो रिपीट करो वापस से। हम लोग मोटा मोटा 2 महीने पे उसका ग्रॉस फाइन दोबारा चेक करते हैं। When they came to us, ग्रॉस फाइन का लेवल क्या था, उसका विजुअल मोटर स्किल्स की अगर बात करें प्रोसेसिंग का, तो 2 महीने बाद कम से कम ग्रॉस फाइन दोबारा चेक करते हैं कि अब कहाँ है, अब नया गोल क्या सेट करना है। तो जब तक आप ये काम नहीं करोगे तो आप कैसे प्रोसेस करोगे सही डायरेक्शन में? तो थेरेपी सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका सिंपल जवाब है,
कि अगर वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, प्रॉपर असेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये मानना है। अब एक तरीका होता है, अरे आप खुश मैं खुश, थेरेपी अच्छा चल रहा है, तो वो तो वही वाला बात हो गया कि भैया जनता खुश तो सब सही वाली बात है। लेकिन अगर आप एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हो जस्टिफाई कर सकते हो। और दूसरे से बच्चे का पोटेंशियल, दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट डायरेक्शन में थेरेपी और जज करने का तरीका, बच्चे का पोटेंशियल उसके असेसमेंट लेवल से कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, और थेरेपिस्ट का पोटेंशियल एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से वो प्रॉपर असेसमेंट कर रहा, डॉक्यूमेंट बना रहा, रिकॉर्ड बना रहा, उसका रिपोर्ट, गोल, फीडबैक, ये सब आपको प्रॉपरली दे रहा, प्रॉपरली उस पर काम कर रहा है, तो दोनों एवेलुएट हो जाएगा अपने अपने जगह पे। एक इसमें और भी आता है ना सिचुएशन कि जो ड्रॉप आउट है बच्चे के बहुत ही फ्रिक्वेंट है आजकल, और 2 महीने ट्राई करते हैं, उनको लगता है कि सही नहीं चल रहा, कोई बेटर थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कुछ नया जो और ट्रेंडी हैं आजकल उनके पास जाना चाहिए। तो आपका क्या इंटेक है इनका, जो देखिए, फ्रिक्वेंट थेरेपी सेंटर स्विच कर रहे हैं? फ्रीक्वेंट थेरेपी सेंटर स्विच करने के पीछे थोड़ा बहुत तो मैं हम सबको अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। हम्म आप थोड़ा फैक्टर को देखो, हम्म एक तरफ बच्चे में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम्म और किसी पैसे के लग रहे घर हैं, में एक्सपेंसिव है, पैसे लग रहे हैं, दूसरा बहुत टाइम जा रहा एक्सपेंसिव। है, हाँ। टाइम जा रहा है, तीसरा, चौथा फैमिली प्रेशर्स होता है। उसकी बुआ फोन करके पूछेगी, मौसी फोन करके पूछेगी, वो बोला, हम्म वो बोला, रोज शाम को जब कॉल आएगा तो यही पूछा जाएगा। तो हम्म देयर इज ए लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सराउंडिंग। हम्म सोसाइटी में निकलेंगे पार्क में, अच्छा आप थेरेपी के लिए जाते हैं, आपका बच्चा बोला, कोई ऐसा पेरेंट भी मिल जाएगा, मेरा बच्चा तो बोलने लग गया, आपका नहीं बोला 2 महीना में, कहाँ थेरेपी करा रहे हैं। तो ये सारा फैक्टर भी काम कर रहा होता है। ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, पेरेंट ग्रुप्स हैं, सर्कल्स हैं, उसमें ये डिस्कस नहीं करते मेरे बच्चे का लेवल क्या था, बस इतना ही, मेरा बच्चा सीमंत सर के पास गया वो तो बोलने लगा, आपका बच्चा संतोष सर के पास जा रहा, 6 महीना हो गया कुछ नहीं बोला। ये कोई चलो बात सीमंत नहीं के कर रहा पास। है कि लेवल क्या, आप सीमंत के पास जाओ, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारा फैक्टर है, वो हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं। ऐसा मैं तो हुआ बहुत, नहीं सर आज तक, क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं क्यों नहीं हो सकता सर, और समझा नहीं पा रहे हम, वो उनके साथ बैठने की जरूरत है, उनको समझने की जरूरत है, और उनको हाँ, एक्सप्लेन करने की। कहीं कहीं हम काउंसलिंग वाला जो पार्ट है उसमें भी हम्म हम मिस करते हैं। अगर हम वो टाइम देना स्टार्ट करें तो ये स्टिल जो स्विचिंग है या ड्रॉप है, ये कम हो सकता है, क्योंकि गलती हाँ। सिर्फ उस पार्ट पे नहीं है, हमारे पार्ट पे भी है। वी हैव टू सिट विद देम एंड एक्सप्लेन द थिंग। और हम थोड़ा ट्राई करते हैं इस लाइव सेशन में थोड़ा ब्रूटल होकर आंसर करें, जहाँ कहीं आंसर ना मिले, पेरेंट को भी रिस्पॉन्सिबल बना के एक बार पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। देखो आपको एक बात बताऊं, हम्म दुनिया कहता है कि आई लाइक द पर्सन हु इज टॉकिंग स्पीकिंग ट्रूथ, हाँ, सच बोलने वाला आदमी मुझे बहुत पसंद है। हम्म बट जो अगला लाइन है ना, सच बहुत कड़वा होता है, तो उस कड़वा सच को बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। नहीं तो हम यहाँ कोई डिप्लोमेटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं आए हैं, पहली मैं बात ये हाँ, डिक्लेरेशन है। मैं वापस से आपको एक बात कह रहा हूं, हाँ, डिप्लोमेटिकली करेक्ट नहीं होना, हमारा काम है राइट हाँ, गाइडेंस देना। हम्म लेकिन आप जब बातें करते हो स्टेट हो, द सिलेक्शन ऑफ वर्ड बहुत मैटर करता है। हम्म मैं नहीं कह रहा हूं कि डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना है, बट आप हम्म उसी बात को, मैं आजकल एक असेसमेंट में देख रहा हूं, आपको एक बता रहा हूं, बहुत सीनियर साइकोलॉजिस्ट असेसमेंट करके भेजती है। पहले हाँ, क्या होता था, बच्चा आया, डायग्नोज किया, लिख दिया ऑटिज्म, हाँ, और आपके पास पेपर आ गया। हाँ, आज के डेट में क्या होता है कि शुरुआत में जब असेसमेंट के लिए जाता है तो वो कहेंगे नहीं सिम्टम्स लग रहे हैं ऑटिज्म का, पहले ना गो एंड डू सम थेरेपी, फिर देखते हैं। तो 3 महीना 4 महीना थेरेपी करेगा, 10 पेरेंट्स से मिलेगा, 10 वीडियोस देखेगा, तो थोड़ा वो सेटल डाउन हो चुका होगा। तो सेकेंड असेसमेंट जब वो करेंगे तब कहेंगे कि नहीं इसको तो ऑटिज्म है। हम्म तो कहते हैं ना जोड़ का झटका धीरे से देने वाली बात, तो इस तरह से भी रोटे लोग बोलो करते। मम्मी। मीनवाइल एक पेरेंट को मैंने ऐड किया है, हेलो, वो चले गए। ड्रॉप हो गई। सो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है यार, ये बहुत लोगों के साथ होता है, जैसे कि कोई फैमिली फंक्शन में गए ना, उससे पहले तक सब कुछ ठीक था, फैमिली फंक्शन में गए किसी शादी में, वहां से वापस आए, फिर जो कंपैरिजन शुरू हुआ वहां इवेंट में, उसके बाद इज लाइक हार्ट ब्रोकन, ये क्या हो गया मेरे साथ, ऐसा होता है ना। मैं आपको, वो और तो दूर चले गए आप, उसके बजाय मैं कह रहा हूं कि उसके सर्कल में कहीं सोशल ग्रुप से कोई मदर होंगी जो हम्म ग्वालियर रहती होंगी या हम्म पश्चिम बिहार रहती हैं, आपका एक हम्म बच्चा गुड़गांव रहता है, हम्म दोनों पेरेंट आपस में बात करेंगे, तुम्हारा हम्म बच्चा कितना प्रोग्रेस है, मेरे बच्चे का प्रोग्रेस। ये दोनों में से कोई नहीं देखने जा रहा है कि बच्चे का एज क्या है, दोनों का लेबल्स क्या है, स्किल्स क्या है। हम्म उस सेंटर पे यार वो तो बच्चा 2 महीना बोलने लगा, और इसी चक्कर में लोग भाग रहे हैं, यहाँ से लोग हरिद्वार चले जाते हैं कि उस बाबा जी ने कोई जड़ी दिया, उनका बच्चा 2 महीना। उनके पास 200 बच्चा गया था, उसमें से एक बच्चा ऐसा था जो बोल रहा है, जिसका हम्म वीडियो उन्होंने सब जगह डाल दिया।
अब उस एक बच्चे के चक्कर में 1,000 बच्चे चला जाएगा। ये जो नीम थेरेपीज हैं ये सब तो वैसे ही है। वही बोला आपको ना कि ये टाइम होता है, सीजन होता है, हम लोग इसको सीजनल बोलते हैं। हम्म। कभी कुछ जग जाता है, कभी कुछ जग जाता है, कभी वो कैमल मिल्क चल रहा था बहुत तेजी से, कभी वो हम्म। गोवा का कुछ पानी चल रहा था, लोग पिला देते थोड़ी थोड़ी देर बाद में लाके वहां से। तो बहुत तरह की चीज चलता रहता है। बट ठीक है, आप उनकी जगह पे सोचो तो वो भी गलत नहीं है। कहीं से भी हाँ। 1% होप दिखता दे ट्राई। नहीं अभी तो ऐसा है ना लेकिन कि सब नॉलेज इज ओपन, राइट? आप हाँ, सही बट जगह मेरा ये मानना है कि साइंटिफिकली प्रूवन चीज की तरफ जाओ, जहां भी जाना है जाओ आप। बट जो साइंटिफिकली प्रूवन है, मैं आज निकाल दूं कि सर पे ऐसे ऐसे करेंगे तो आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट आ जाएगा, और पूरा मैं प्रमोट करूं, वीडियो बनाऊं और सब जगह डालूं और स्पॉन्सर करूं, पुश करूं, तो मेरे पास लोग आने लगे। आजकल हो भी रहा है, इधर से दबा दिया, इधर पैड कर दिया। बट साइंटिफिकली प्रूवन कहाँ है? कहाँ क्रॉस डबल ब्लाइंड स्टडीज है? कहाँ क्रॉस सेक्शनल स्टडीज है? ये चीजें कहाँ है? इसमें ज्यादा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी चलेगा क्योंकि वो एक दो उसके साथ यार डबल ब्लाइंड होना चाहिए। सिमन सर डबल ने क्लेम ब्लाइंड। किया कि ये हाँ। थेरेपी सक्सेसफुल है, भाई कोई दूसरा आदमी उसको स्टडी करके बताएगा तब तो आप मानोगे। सिमन सर की तो दही है, वो तो बोलेंगे अच्छा है। एक थेरेपिस्ट का मैसेज आया है सर, वो दीज डॉक्टर राइट दैट यू शुड डू थेरेपी फॉर 2 days और 3 days। ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ थेरेपीज है डॉक्टर डिसाइड कर रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका सर? सर ये उनकी इमेच्योरिटी है। मैं इस पे हम्म। बहुत ब्लंटली एक बात बोलता हूँ, जो अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, हम्म। चाहे वो साइकेट्रिस्ट हो, अगर अच्छे हैं, मैं कहीं बहुत डीएम न्यूरोलॉजिस्ट के साथ काम करता हूँ, यू नो हम्म। दैट, कई लोगों के साथ काम कर रखा हूं, बहुत हम्म। क्लोजली काम करके रखा हूँ। उनके पास जब पेशेंट जाता है तो वो मेडिसिन लिखते हैं, पूछता है हम्म। थेरेपी से कोई क्वेश्चन, तो कहते हैं थेरेपी के लिए ना संतोष सर से बात करो, जो हम्म। समझदार होते हैं। बट आजकल ये यंग बडिंग जो थेरेपिस्ट आ रहे हैं, या जो बहुत क्वालिफाइड समझते हैं अपने आप को, हम्म। आप अगर, मैं एक बहुत ओपन क्वेश्चन पूछा, मेरे पास 15-20 ऐसे पेरेंट हैं जो डॉक्टर्स हैं, उनसे पूछा हम्म। कि आपके जो एमबीबीएस का कोर्स है या डीएम या एमडी का कोर्स है, उसमें हम्म। ओटी का कितने घंटे का पढ़ा है आपने? हम्म। तो पूरे किताब जब आप देखोगे ना, एमबीबीएस एमडी और डीएम लेकर, तो चार चार पेज का भी ओटी के बारे में नहीं पढ़ा होगा उसमें, चार हम्म। पेज का एबीए के बारे में नहीं पढ़ा होगा मोस्ट मैक्सिमम। हम्म। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि इसको ओटी कराएं, एबीए कराएं, क्या करें, पट से लिखेंगे गो टू एबीए, गो टू ओटी, गो टू स्पीच, वो डिसीजन मेकर बन जाते हैं। बट हम्म। वहीं अगर आप हमारी सिलेबस देखने जाओ, ओटी में देखने जाओ, हमने तो न्यूरो पढ़ा पूरा एक साल, पूरा चैप्टर पढ़ा, पूरा पेपर पढ़ा, पूरा सब्जेक्ट था हमारा, मेडिसिन पूरा सब्जेक्ट था। तो क्या मैं मेडिसिन लिख रहा हूँ? मेडिसिन तो मेरा पेपर था, सर्जरी मेरा पेपर था, सर्जरी कर रहा हूँ क्या? मेरे को हम्म। ये सब चीज इसलिए पढ़ना था, फार्मा मेरा पेपर था, तो क्या मैं दवा लिख रहा हूँ? ये इसलिए पढ़ना था कि इसका इफेक्ट क्या हो रहा है उससे। और वो बंदा एक पैराग्राफ पढ़ के डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन क्या अच्छा। है, हमारे यहाँ ये जो प्रैक्टिस का जो सिस्टम है, वो ऐसा बना हुआ, डॉक्टर साहब ने कह दिया तो गॉड साहब ने कह दिया, तो बहुत बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जितना अर्ली एज पे या किसी एज पे जितना इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, उतने ही बेटर रिजल्ट आएंगे। और अकेले नहीं, दोनों को काम करना पड़ेगा। देखो अब एबीए वाले ने एक फॉर्मूला बना रखा है कि मिनिमम वीक में इतने घंटे थेरेपी होना चाहिए। उसका हम्म। क्या मतलब है? सिंपल लॉजिक क्या है? लॉन्ग आवर ऑफ थेरेपी। उनके पास जाओ, कहेंगे 10 घंटे से कम, महीने का 40 घंटे से कम थेरेपी नहीं होना चाहिए। हम्म। अब ओटी वाले से मिलने जाओ, नहीं नहीं, वंस इन वीक ठीक है, ट्वाइस इन वीक ठीक है। अरे भाई ठीक कहाँ है? वो 6 महीना कराएगा, जाके बगल वाले क्या बोलेगा, मैं तो सिमन सर के यहाँ 6 महीना से करा रहा हूं, ये नहीं बोलेगा कि मैं वंस इन वीक ज्यादा था। हाँ। खाली बोलेगा मैं 6 महीना से करा रहा हूं, कोई चेंज नहीं आया। सर यहाँ पे तो एक पेरेंट ये भी बोल रहे हैं ना, इससे ये जिसको बोलते हैं ना, फाइनेंशियल भी तो एंगल हो सकता है ना। थेरेपी इज एक्सपेंसिव। दुनिया में क्या चीज एक्सपेंसिव नहीं है? लेकिन आपको ऐसे भी तो सेंटर हैं जो सस्ता भी करते हैं, फ्री भी करते हैं, व्हाई नॉट? हजार तरह की व्यवस्था है। लेकिन हम्म। काम करने पड़ेंगे, या आप रोज काम करो ना 2 घंटे, हम्म। ट्रेनिंग लो प्रॉपर, आप रोज 2 घंटे काम करो। कौन? सिंगल थेरेपिस्ट के काम से नहीं होगा, इट इज टूगेदर एफर्ट। पेरेंट भी काम करे, थेरेपिस्ट काम करे। आपको लगता है कि ट्वाइस इन वीक हम थेरेपी अफोर्ड कर सकते हैं? आप पहले थेरेपिस्ट से बात करो कि सर मेरी अफोर्डेबिलिटी इतनी है, बच्चे में इतना काम की क्लास चाहिए मिनिमम चेंज के लिए, तो उससे एक बार हम्म। डिस्कस करो। और दूसरा साइड, आप उसको कंपलसेट करो अपने एफर्ट से। हम्म। दोनों को वर्क करना पड़ेगा ना, लेकिन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो लेकिन विंडो। सर ये तो एडमिट करना पड़ेगा ना सर, थेरेपी इज एक्सपेंसिव। नहीं, मैं इसको एडमिट इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आप कॉस्ट देखने जा रहे हो, एक्सपेंसिव है, बट उसका बहुत सारा वे आउट भी है। ठीक है हम्म। ना? ऐसा नहीं है कि हर कोई कॉस्टली है, कहीं सस्ता भी है, हर तरह से चीजें हैं।
हम्म। अगर अब कोई पेरेंट है, कोई मतलब बहुत ही छोटे शहर से यहाँ पे गुड़गांव में आ रहा है थेरेपी कराने के लिए, अगर आप क्यूमुलेटिव कॉस्ट जोड़ोगे, फ्लैट, ऑटो का खर्चा, मैं आपको एक अदर बात बता दूं, अदर गुड़गांव एक्सपेंस। में जो हाँ। थेरेपी का खर्चा है ना, हम्म। उससे ज्यादा उनका रहने और ऑटो का खर्चा है। यस। तो तभी तो अगर आप मेरे बारे में जानोगे, मैं आई हैव एक्सटेंडेड माई सेटअप्स हम्म। झारखंड में, बिहार में। मैं चाह रहा हूं कि यही क्वालिटी ऑफ सर्विसेज अदर सिटीज में भी दे पाऊं, हम्म। क्योंकि आप उसको एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करोगे, क्वालिटी और सिस्टम प्रॉपर मॉनिटर करोगे, तो वहां भी आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे सकते हो। यहाँ बच्चा रह रहा है तो पहले तो फैमिली से दूर रह रहा है, तो अकेली मदर रह रही है, सारा बर्डन मदर पे, थेरेपी कराना भी और घर में भी संभालना। इवन की वहां, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहाँ कहाँ से आते हैं। हाँ, लेकिन जब वो वहां रह रहे हैं तो वहां उनके चाचा रह रहे हैं, नानी रह रही है, मौसी रह रही है, तो हम्म। पेरेंट भी बर्न आउट नहीं कर रहा है। और हम्म। दूसरा जो एक्सट्रेनियस, वहां घर में चूहे घूम रहे हैं और यहाँ वो 50,000 घर फ्लैट का खर्चा रेंट दे रहा है 2 कमरे के घर का, तो वो उनको पिंच करता है। तो ये रिकमेंडेड है भी नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है नहीं, रिकमेंडेड। ना ना, वो जहां है वहां नियर अबाउट जो सेटअप है, हाँ। दे हैव टू वर्क देयर। हाँ, सो क्वालिटी जरूर देख लेना है। सो वन टेक अवे इसकी, जो भी बाहर छोटे सिटी से ट्रैवल करके बड़े सिटी में आते हैं और उनके थेरेपी कॉस्ट मल्टीपल मल्टीपल फोल्ड हो जाता है, इट्स नॉट रिकमेंडेड। ये जल्दी उनको एग्जॉस्ट करेगा हाँ। और जल्दी बर्न आउट करेगा। मतलब यस। जो थेरेपी और बच्चे के साथ वो 6 साल काम करते हैं, वो 1 साल में थक जाएंगे। हम्म। और ऐसा है नहीं कि आपने यूं यूं किया हो गया आजाद हो जाएंगे। यस। वी यस। हैव टू वर्क। हम्म। ये सस्टेन्ड एंड कंटिन्यूअस एफर्ट्स है जो हमें रेगुलर करना है। और मैं, हमारे पास पेरेंट पश्चिम बिहार से, नोएडा से आते हैं, मैं उनको बोल देता हूँ कि मैम एक दिन का मैटर नहीं है, हम्म। यू हैव टू कम 5 डे इन अ वीक। और रोज आप नहीं सर मैं मैनेज कर लूँ, बोले नहीं मैम, मैं दिल्ली का, नोएडा का, गुड़गांव का ट्रैफिक जानता हूँ। हम्म। आप ट्रैवल कर लोगे, यू आर स्ट्रांग इनफ, बट बच्चा भी एग्जॉस्ट होगा। बच्चा हम्म। 1 घंटे का थेरेपी करेगा और 3 घंटे का ट्रैवल करेगा, हम्म। हाउ इट इज जस्टिफाइड? हम्म। तो ये सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि थेरेपिस्ट की कमी, हर एरिया में अच्छे अच्छे सेंटर, दे हैव टू लुक ऑन दैट। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, can irregular attendance, missed session or lack of home practice slow down my child progress? एकदम, ये तो मैं तब से बार बार कह रहा हूँ। हमारा अपना एक्सपीरियंस है, हमारे पास, मैं 200 चिल्ड्रन के भी ओपीडी मैनेज करता था, यू नो दैट। उसमें से 40 पेरेंट ऐसे होते थे जो खुद घर पे भी 1 घंटे 2 घंटे सामने वर्क करते। 200 है तो कुछ हमें भी दे दीजिए, बहुत है आपके पास। आई टेल यू, बट अभी आपने कहा कि डिस्टेंस ट्रेवल करना डिफिकल्ट है, हाँ। ठीक है। आपको पता है मेरे अलग अलग यूनिट्स है, वाई यूर टॉकिंग, मतलब बसंत कुंज में थोड़ी बैठे हुए टूर, और बैठे भी हम तो गुड़गांव क्यों जाएंगे वो। अरे सर, माहौल लाइट करने के लिए। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैं ये हाँ। कहना चाहता हूं कि उसमें से भी मेरा अपना स्टडी भी है, जो हाँ। पेरेंट लग के काम करते हैं उन बच्चों में बहुत चेंज आता है। क्योंकि मैं मैक्सिमम बच्चे अपने यहाँ 5 डे इन अ वीक ही लेता हूँ, कोई वंस और ट्वाइस वाले बहुत कम बच्चे लेता हूँ। हम्म। तो उन बच्चों में चेंजेस आते हैं, और साथ में जो पेरेंट वर्क करते हैं, देयर इज नो इफ एंड बट। अगर पेरेंट साथ में काम कर पाते हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत चेंजेस। और तभी हम ये जंग जीत सकते हैं। वी हैव टू वर्क टुगेदर। सो मैं ये कह रहा हूँ कि एक एक्सट्रीम इसका और भी वर्जन है। कुछ कुछ पेरेंट्स 2 साल से छुट्टियों पे नहीं गए, और 2 साल से छुट्टियों पे नहीं गए इसलिए कि अगर एक वीक का भी गैप होगा तो मेरे बच्चे का प्रोग्रेस स्लो हो जाएगा। ये भी तो सही नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हेलो, होता। हाय, गुड इवनिंग सर। गुड होल्ड इवनिंग। होल्ड ए सेकेंड सर, मैं आपको लेता हूँ, ठीक है। हाँ बोलिए सर। हेलो, गुड इवनिंग मैं सर। ये होल्ड ए मैं सेकेंड ये सर, मैं कह रहा लेता हूँ हूं आपको। हाँ। कि हाँ। सिर्फ हाँ। 1 वीक के ब्रेक से कुछ नहीं होता। अगर बच्चे में स्किल डेवलप हुआ है, हाँ। आपको एक बात बताता हूं, आपने बचपन में पहाड़ा सीखा था, दो हम्म। से 20 तक का। हम्म। अभी तो नहीं पहाड़ा आप सीखे हो, हम्म। तो क्या आप एक सप्ताह पहाड़ा नहीं याद करोगे तो भूल जाते हो क्या? या हम्म। कोई भी, आपने आपने फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ा है, अभी सारा हम्म। एनाटॉमी याद है क्या आपको? नहीं है यार, बहुत रिवीजन लेकिन चाहिए एक उसके बार लिए। रिवाइज करोगे याद आ जाएगा ना। हाँ। तो अगर 1 वीक में बच्चा कहीं जाता है, अगर 10 चीजें भूलता भी है, 2 4 दिन काम करेगा, फिर वापस रिवाइज हो जाएगा, रिगेन सो कर लेगा। ओकेजनली आप लोग छुट्टी ले सकते हैं हॉलीडे के आराम लिए, से, आराम ठीक से। है ना। तो ये दूसरा टेक अवे है। हाँ सर बोलिए सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? सर, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, पूछिए तनिष्क सर। नाम है मेरा। सर, मैं एबीए थेरापिस्ट हूँ, अपने अच्छा। चाइल्ड थेरेपिस्ट। हाँ सर बोलिए मुझे सर। सर मुझे एक इश्यूज आता है, जैसे बच्चे जो फाइन मोटर्स होते हैं किसी किसी के,
उन पे वर्क नहीं हो पाता क्लियर। मतलब जैसे ये बच्चा कोई राइटिंग कर रहा है ना, हम्म। टाग नहीं हम्म। कर पाता है उसको यार। अगर अगर वो थेरेपी हो, थेरापुट्टी पे भी टीचिंग कर रहा है, खींच रहा है ना, क्लिपिंग कर रहा है, बट वो एकेडमी में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इश्यूज के। हम्म। तो थोड़ा क्या से होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, कुछ आइडिया मिल जाए तो। संतोष सर। आइडिया यही मिस कर रहे हैं आप। बेसिकली आप चाह रहे हो कि एक फॉर्मूला हो जो सब पे लग जाए, जनरलाइज हो जाए। बट कोई नहीं, मैं स्टिल आपको एक बात बताता हूं जी। कि मतलब एक, आखिर आप ट्राइपॉड ग्रिप डेवलप करना चाहते हो। आप ट्राइपॉड ग्रिप करने का जो पेंसिल कोई ऐसे पकड़ रहा है, हम लोग कहते हैं पहले रेडियो अल्नर डिसोसिएशन होता है। रेडियल ओके। साइड ऑफ फिंगर और अल्नर साइड के बीच डिसोसिएशन डेवलप होगा। जी। उसके बाद ये फिंगर पुशअप डेवलप होगा, उसके बाद फर्स्ट वेव स्पेस डेवलप होगा, तभी तो ट्राइपोड ग्रिप। तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिसको हम्म। डेवलप करने के लिए हम पहले एसएस भी करते हैं और उसके हिसाब से एक्टिविटीज देते हैं। तो अगर हाँ। आपकी टीम में कोई ओटी काम कर रहा है या कोई है, तो हाँ, उससे एक बट बार सर बच्चे को एक्चुअली में दिखा क्या है, वो लीजिए। बच्चा ना लिखता है, ठीक है, उसको राइटिंग में तो अच्छा, तब उसकी राइटिंग अच्छी है, सब कुछ वर्ड्स पढ़ सब कुछ कर लेता है वो, है ना। बट क्लियर नहीं है, एक ना होता है परफॉर्मेंस चीजों में ना, अब मैं बॉक्स में अगले नहीं लेवल लिखता। पे आ रहा हूं, अगले लेवल पे आ रहा हूं। हाँ ये जी। जब आप हैंडराइटिंग असेसमेंट करते हैं उसमें कई सारा चीज दिखता है। फॉर्मेशन ऑफ लेटर, साइज ऑफ लेटर, स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स, स्पेसिंग बिटवीन द वर्ड्स, और राइटिंग विद इन द लाइन, बाउंड्रीज या लाइन। ये सब चीज को एसेस करना होता है और सबका अलग अलग रीजन होता है। अगर किसी को लेटर फॉर्मेशन में दिक्कत है तो वो विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन का इशू है। ओके अगर किसी ओके। को साइज का दिक्कत है, विजुअल मोटर कंट्रोल का इशू है, वो साइज से बाहर जा रहा है। किसी हाँ को जी। बिटवीन द लेटर इशूज है, स्पेस का इशू है, तो विजुअल स्पेशल ओरिएंटेशन का इशूज है, परसेप्शन का इशूज है। कोई बिटवीन लाइन नहीं लिख रहा तो फिगर ग्राउंड परसेप्शन का इशू होता है। तो इसी तरह से राइटिंग में कहां दिक्कत है उसके हिसाब से हम लोग उसका इसलिए डिटेल असेसमेंट करते हैं। विजुअल मोटर या विजुअल परसेप्चुअल स्किल्स के ऊपर या हैंडराइटिंग असेसमेंट भी इन डिटेल होता है, जिससे आपको एक्चुअल में प्रॉब्लम पता चलेगा और फिर उसके हिसाब से एक्टिविटी रिकमेंड करोगे, यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर दैट। करेक्ट सर। सर, एक और एक्सट्रीम वर्जन ये है कि कुछ कुछ थेरेपी सेंटर वाले एक थेरेपी मल्टीपल टाइम कराते हैं। आई मीन, ओटी 3 बार करा लिया, एजुकेशन 2 बार करा लिया, एबीए 3 बार करा लिया। ये आप क्या कैसे देखते हैं इसको? ये वैसे देखते हैं, पेरेंट नहीं काम करना चाह रहा है तो उस कंडीशन में ये जस्टिफाइड है कि भैया मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कम से हम्म। कम वो फ्री प्ले करेगा या उसमें वर्क नहीं होगा। तो दोनों टाइम वर्क हुआ तो रिजल्ट होगा। लेकिन अगर ये हम एडवाइस कर रहे हैं, पेरेंट काम हम्म। करने को तैयार है और फिर भी हम एडवाइस कर रहे हैं, तब तो हम वही काम कर रहे हैं। जैसे हमने एक टाइम पे एक बहुत सीनियर पीटी हैं, एनडीटी पे काम करती थी मुंबई में। तो क्या हम्म। होता था कि एक वीक में वो पूरे महीने भर की सेशन करा देती थी, पेरेंट उनके हम्म। पास जाते थे। तो वही वाला बात हुआ कि आज आपको सुबह जब उठोगे तो मैं नाश्ता, लंच और डिनर सब एक बार करा देता हूं, रात तक आपको कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट पॉसिबल? आप कुछ भी दे रहे हो, देयर मस्ट बी कि ब्रेन उसको लर्न करे, एब्जॉर्ब करे, उसके हिसाब से प्रोसेस करे, तो वो टाइम देना पड़ेगा। हाँ, ट्वाइस सुबह शाम अगर बीच में गैप है तो एडवाइजेबल है, आप वर्क कर सकते हो। वो भी तब जब पेरेंट नहीं वर्क कर पा रहा है या बच्चे में बहुत नीड है, बहुत हाइपर है या अनसेटल्ड है, तब भी एडवाइजेबल है। तो वो ड्यूरेशन उसके डिपेंड करता है कि नीड कितनी है। बट ऐसा नहीं है कि इट्स हैबिट हो जाना चाहिए कि नहीं नहीं उसको 2 स्पीच, 2 ओटी, 2 एजुकेशन सब करा रहे हैं। नहीं नहीं, तो फिर तो दिन भर थेरेपी ही कर रहा है 8 घंटे का। और ये भी तो रेकमेंडेड नहीं है ना कि मान लो सपोज कहीं विजिट कर रहा है किसी मल्टीपल सिटी से, और या कहीं जा रहा है, चलो यार 1 महीने है इसमें जितना मर्जी करा लो, एड ऑन हो जाएगा। मैं वही तो बात बोला आपको। तब तो वही बात हुआ ना, एक दिन खिला दीजिए, सुबह खिला दीजिए, कहिए रात तक आप कोई खाना नहीं दूंगा, चल जाएगा क्या? बॉडी हम्म। तो उतना ही डाइट एब्जॉर्ब करेगा जितना पेट एब्जॉर्ब कर सकता है। तो कोई सर कैलकुलेशन है कि वीक में इतने घंटे थेरेपी होनी चाहिए, एक एवरेज? मोटा मोटा कहता है कि मिनिमम किसी पार्टिकुलर एक थेरेपी की बात करो, मिनिमम 4 to 5 आवर्स तक दे सकते हैं थेरेपी पर डे, सब मिला अच्छा। जुला के। अगर कोई एक कर रहे हो तो हाँ, मैक्सिमम 1 to 2 आवर्स। बट अगर हम्म। सब कुछ काम कर रहे हो तो आप जा सकते हो तो गो एट टिल द एक्सटेंट ऑफ 5 आवर्स। क्योंकि आप इसको देखो ऐसे समझो, टिपिकली डेवलपिंग चिल्ड्रन जो है वो हम्म। स्कूल जाता है, कितने हम्म। घंटे का स्कूल होता है? 5 to 6 आवर। तो वहां रोज वो भी तो तुम उसको भी तो सेव कर रहे हो, उसका भी फ्यूचर बना रहे हो। तो 5 to 6 आवर स्कूल जा रहा है, उसके बाद घर जब आता है तो मम्मी लेके बैठती है, तुम लेके बैठते हो या ट्यूशन टीचर आते हैं। तो आप ऐसे सोचो कि उस ब्रेन को भी तो आप सेव कर रहे हो, उसको भी तो डेवलप कर रहे हो। यहां तो उससे ज्यादा मेहनत है, यहां तो हर चीज सिखाना है आपको। ओहो। सो
मल्टीपल थेरेपी, लेकिन थोड़ा सा ये होना चाहिए, इसका हाँ, रीजनिंग होना गैप चाहिए होना उस। चाहिए, स्पेस होना चाहिए, रीजनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया हमें लगता है इस पॉकेट पेरेंट के पॉकेट में पैसा है तो इसको जो है पकड़ा दो 3 थेरेपी 4 थेरेपी, वो नहीं करनी चाहिए। दैट यू हैव टू सी द नीड ऑफ द चिल्ड्रन एंड देन डिसाइड। हाँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी एक्सपेक्टिंग टू मच टू सून फ्रॉम द चाइल्ड, और शुड वी चेंज द थेरेपी गोल? एक्सपेक्टिंग टू मच, देखो एक्सपेक्टेशन एक ऐसा वर्ड है ना जो टू मच नहीं होता है कभी। हम्म। आप मैच देखते हो क्रिकेट का, आईपीएल का देखते हो, पहले हम जब मैच देखते थे तो 180 T20 में बन जाता था तो कहते थे वाह अब तो ये टीम जीत गई 190 200 में, तो 250 में भी नहीं जीत रही है टीम, अगला टीम 250 प्लस मार ले रही है। हम्म। तो एक्सपेक्टेशन कुछ भी हो सकता है किसी का, हम्म। बट बीइंग अ प्रोफेशनल ये हमारा काम है कि एक्सपेक्टेशन जितना रियलिटी ओरिएंटेड हो या रियलिस्टिक हो, हमें ये बताना पड़ेगा। पेरेंट हो या कोई भी हो, उनका एक्सपेक्टेशन कहीं भी हो सकता है, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं है। हम भी अपने बच्चे को, हर कोई चाहेगा मेरा बच्चा आईएएस बन जाए, कौन चाहेगा कि कोई एक आज पेरेंट से बता दो जो ये कहे कि मेरा बच्चा क्लास में आखिरी नंबर पे आए। इज एनी पेरेंट इज सेइंग दैट? कोई सर पेरेंट है जो ये कहेगा? सर मदर एट्रीब्यूट दूसरा होता है सर, इसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। तो मैं कहां मना कर रहा हूं, तो एक्सपेक्टेशन तो वही फादर मदर जिसकी बात आप कर मदर रहे हो। मदर मदर एट्रीब्यूट्स आर वेरी डिफरेंट। किस सेंस में बोल रहे हो? मतलब बच्चे के पॉजिटिव सेंस में। वही मैं कह रहा हूं, एक्सपेक्टेशन में मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेशन में कुछ गलती नहीं है, बट ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए अगर एक्सपेक्टेशन सेटिंग हम करते हैं तो ये हमारा काम है कि हम उनको ये चीजें एक्सप्लेन करें कि वेयर द चाइल्ड इज एट दिस मोमेंट एंड हमारा मोटा मोटा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए। हमारे पास एक बहुत सीवियर बच्चा है, हम्म। ये भी हमें दिख रहा है कि वो लाइफ लॉन्ग नहीं बोलेगा, म्यूट हम्म। रहेगा, और हम हम्म। एक्सपेक्टेशन सेटिंग सामने को बता रहे हैं कि वर्ड आ जाएगा 6 महीने में, आ जाएगा साल भर में, आ जाएगा। या हम्म। हमें पता है 6 से 7% बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बोलेंगे, हम्म। वो भी तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। तो हमारा ठीक। एक्सपेक्टेशन सेटिंग ऐसा होना चाहिए जो बच्चे के लेवल के हिसाब से हो। थैंक यू सर फॉर सो ऑनेस्ट, बीइंग सो ऑनेस्ट। हाँ सर, आप कहाँ से जुड़ रहे हैं? सर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते संतोष नमस्ते। सर। संतोष सर, एक क्वेश्चन है सर, जैसे कि हम लोग कोई बच्चा आता है तो जब ज्यादा जंप कर रहा है, रनिंग कर रहा है, तो हम लोग ऐसे देख के बोल देते हैं कि इसको प्रोप्रियोसेप्टिव वेस्टिबुलर इशू है। जब कॉर्नर ऐसे ऐसे देख रहा है तो हम लोग बोल देते हैं कि इसको विजुअल है। विजुअल इशू है। तो सर कोई स्टैंडर्ड टेस्ट है जिसको हम टेस्ट करके क्लिनिकली, मतलब उस टेस्ट के थ्रू बता सकते हैं कि हाँ इसको हम्म, ऑडिटरी इशू है कि प्रोप्रियोसेप्टिव है या वेस्टिबुलर है सर? देखिए सिंपल सी होल्ड ए बात है। सेकेंड, होल्ड ए सेकेंड। आप कहाँ से बोल रहे हैं और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। नमस्ते सर, मेरा नाम सतीश कुमार है। हाँ मैं जी। ओटी थेरेपिस्ट हूँ, अभी हैदराबाद से बोल रहा हूँ सर। ओटी थेरेपिस्ट है? जी। हैदराबाद जॉब कर रहे हैं? जी। ठीक है। अच्छा ठीक है, थेरेपिस्ट जस्ट है। सेंटर्ड आंसर होना चाहिए। अच्छा कोई नहीं, रिप्रेजेंट सिंपल सी बात है। देखो आपको जो दिखता है वो होता नहीं है। हमारे पास, मैं जिस थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मेरे पास एक साइकोलॉजिस्ट आई कि मेरा बच्चा जो है ना, वो वाल से नहीं, छोटे बच्चे लीक करके सारा सीमेंट मसाला दीवार का खा लेते हैं, जो पाइका हम लोग बोलते हैं, खाते हैं बच्चे। हम्म। और वो हमारे साथ बहुत सालों से काम कर रही थी। वो किसी थेरेपिस्ट के यहाँ गई कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा, अरे ये तो ओरल सिकिंग कर रहा है बच्चा। अरे वो सिक नहीं कर रहा था, क्योंकि बाकी कुछ भी नहीं खा रहा था, सिर्फ वो सीमेंट खा रहा था दीवार का। जब उसका टेस्ट कराया गया, उसको सप्लीमेंट दिया गया, आयरन सप्लीमेंट, और ये हाँ, तो ठीक मिनरल हो गया। डिफिशियंसी तो होता है। तो हाँ। उसी तरह से जब आप सेंसरी असेसमेंट करते हो तो उसको अलग अलग सिचुएशन में भी आपको देखना है। अगर कोई टेक्टाइल खाली वॉल टच कर दिया आप टेक्टाइल कह दोगे, ऐसा नहीं है। क्या वो डिफरेंट सेटिंग्स में कर रहा है, पहले ये देखना है। कोई भी एक इंसिडेंस पे करने से मैं ऐसे कर लिया तो मेरे को टेक्टाइल हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपको अलग अलग सेटिंग में देना। अगर किसी को टेक्टाइल होगा तो कपड़े पहनने में भी दिक्कत करेगा, आप उसको हक करोगे उसमें भी दिक्कत करेगा, ब्लैंकेट ओढ़ेगा उसमें भी दिक्कत करेगा, लोगों के आसपास बैठने में दिक्कत करेगा, तो कई जगह अलग अलग सिचुएशंस पे भी दिखेगा। और टेस्ट टेस्ट का मतलब आप सेंसरी प्रोफाइल यूज कर लो, एसपीएम यूज कर लो, वो बहुत अच्छा पिक्चर देता है, बहुत क्लियर कट एक्सप्लेनेशन देता है। तो इसलिए हम अपने ऑब्जर्वेशन के साथ हम लोग एसपीएम यूज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं और तभी फाइनल पिक्चर पे पहुंचते हैं। ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन और सेंसरी टूल अपना लगा के तब आप फाइनल ऑब्जर्वेशन पे आपको आना चाहिए। सो श्रीमत, यू वांट टू ऐड ऑन समथिंग? यस यस यस। थैंक यू सर। सो हमारे हमारे ट्यूटर ने हमें बोला था कि सिंगल डाटा पॉइंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हाँ,
सिंगल डाटा पॉइंट की ये दीवार खुरच रहा है इसको टेक्टाइल इश्यूज है, ये आंख ऐसे देख रहा है इसको विजुअल इश्यूज है, तो ये सब सिंगल डाटा पॉइंट है, ठीक है वो ना। दूसरे जगह भी आपको दिखना चाहिए। अगर टेक्टाइल का आपको पूरा क्लस्टर मिल रहा है, .1, .2, .3, .4, .4, और आपके अनस्ट्रक्चर्ड असेसमेंट में भी वो मिल रहा है, डाटा दो तीन जगह से लेना चाहिए आप, और उसमें कोई मिलता है आपको कंक्लूसिव एविडेंस, तभी आप बोल सकते हो कि इसको ये इश्यूज। अच्छा, थैंक यू सर। थैंक यू। टेक केयर। एक मैडम है अपेक्षा, सर थेरेपी के अलावा बच्चे को पूरा दिन फंक्शनली कैसे एंगेज किया जा सकता है? चीज फ्रॉम कानपुर। प्रैक्टिकली अगर बोलें तो अब ज्ञान देने में बहुत आसान लगता है कि उसको कभी फ्री मत छोड़िए, हम्म, बट प्रैक्टिकली अगर हम बात, टेक्निकली बोलें तो हम बोलेंगे ज्ञान देना आसान है कि उसको कभी फ्री मत छोड़िए, बट हम्म, टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये इजी नहीं है किसी के लिए भी, किसी बच्चे को 24/7 इंगेज करके रखना, सोने हाँ, के अलावा जब से उठा और तब से सोने तक। बट हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि मैक्सिमम आप उसको जितना इन्वॉल्व कर सकते हैं, जितना कम से कम फ्री टाइम देंगे उतना बेटर है हमारे लिए, लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है। सजेशन यस। देना बहुत आसान है। फिर भी कुछ तो एक दो रिकमेंडेशन दीजिए सर। मैं रिकमेंडेशन आवर्स की आप बात कर रहे हो? नहीं नहीं, सी इज वर्किंग पेरेंट, सी इज अ हाँ, टीचर, हाँ। एंड उनको डिफिकल्टी आ रही है कि थेरेपी टाइम में तो कर लेती है लेकिन जब फ्री होती है शी इज नॉट वेरी एंगेज्ड। देखो इसमें अगर आप टेक्निकली थेरेपिस्ट से वापस एक वर्ड बोलो कि इंडिपेंडेंट सिखाना है, इंडिपेंडेंट वर्क, ठीक है ना। जैसा हम लोग अपने सिस्टम में करते हैं, क्या करते हैं कि बच्चे को जब हम काम सिखा चुके हैं तो इंडिपेंडेंट वर्क भी सिखाते हैं कि उसको वर्कशीट दे दिए वो बैठ के कर रहा हो, हम्म, क्योंकि आपके साथ अगर कर रहा 1-to-1 में तो कोशिश करो सीट दे के हटने का। हम्म, अगर थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंट वर्क करने लगे तो मदर के लिए क्या होगा, वो किचन में होंगी तो कम से कम बच्चे को 2 वर्कशीट दे देंगी कि आप कलरिंग करके रखो, ये करके रखो, वो करके रखो, तब तक मैं किचन से आ रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ अगर ले जाओगे अनसुपरवाइज वर्क की तरफ ले जाओगे तो आप उसको इन्वॉल्व होंगे। जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, अगर बच्चे को उसमें इंटरेस्ट है, पजल बनाने में इंटरेस्ट है, तो आप उसको दे के आप किसी काम पे जा सकते हो, स्टिल वो मीनिंगफुल वर्क है। तो दोनों आप चीजें करके कर सकते हो उसको। लेकिन थोड़ा सा वो बच्चे के वो लेवल पे डिपेंड करता है। हाँ, वही तभी तो मैंने बोला बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, वर्कशीट्स यूज कर सकते हो, पजल्स यूज कर सकते हो, तो कम से कम मीनिंगफुल डायरेक्शन में जाएगा। सॉफ्ट टॉयज दे सकते हो, किचन सेट ये सब दे सकते हो चीजें आप। सो ये हमारा सेक्शन फिनिश हुआ, ठीक है। अब जो हमारा सेक्शन है वो रैपिड अरे फायर, बाबा रे। सिंगल प्रिसाइज आंसर करना है, ठीक है, जिसको पेरेंट डायरी में लिख सकते हैं, ये लिख लो भाई। संतोष सर का गुरु मंत्र है, इसको लिख लिया करो। आप मेरे को शूट करने के मूड में हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, वन कॉमन मिस्टेक पेरेंट मेक व्हेन जजिंग थेरेपी प्रोग्रेस। ऑब्जर्विंग की भैया बहुत सिंपल एक्टिविटीज और सेम एक्टिविटीज रोज कर रहे हैं, क्योंकि कभी वो कभी सेम देखने में, एक्टिविटी भी करना होना चाहिए। हाँ उनको देखने में लगता है कि वो सेम चीज हो रहा है, वही हो रहा है, बट हम उसी में ग्रेड कर रहे होते हैं। वो हम ग्रेडेशन, बच्चे को अगर बॉल पे आप सिट पॉइंट टू सिट कर रहे हैं, थोड़ा टिल्ट कर हम्म, दो उसके लिए लेवल हाई हो चुका है, बट देखने में तो लगेगा कि सेम हो रहा है। हम्म, तो हम कई बार जो दिखता है उसके हिसाब से अपना ओपिनियन बना लेते हैं। सो देख के हम्म। ओपिनियन बनाने के बजाय डिस्कस करके ओपिनियन बनाना चाहिए, जो मेरा उस मानना है। टाइम पेरेंट्स से डिस्कशन होना चाहिए, डिस्कशन कर लीजिए, आप वो प्रोफेसर भी से पूछ लीजिए। वो भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ये अब मैं ये ऐड कर तो देता हूँ, थेरेपिस्ट से हमेशा रिस्पेक्टफुली। दोनों साइड, मेरा मानना है दोनों साइड से रिस्पेक्टफुली चलना चाहिए। कभी रिस्पेक्ट का ब्रिच ब्रिच नहीं होना चाहिए बीच में। दूसरा, वन स्मॉल साइन ऑफ प्रोग्रेस दैट पेरेंट ऑफन मिस। स्मॉल साइन ऑफ प्रोग्रेस, सबसे स्मॉल साइन ऑफ प्रोग्रेस है बच्चा का अफेक्शंस, लव, अटैचमेंट्स, कनेक्शंस, जो हम लोग बहुत कॉमन देखते हैं। स्टार्ट जैसे ही करोगे आप थेरेपी, सबसे पहले बच्चे में डेवलप होता है कि आपके पास रहेगा, आपके इन अराउंड रहेगा, आपको हक कर रहा है, आपसे अफेक्शन कर रहा है, जो कि इनिशियल में जब डायग्नोज होता है तो नहीं होता उसको। अफेक्शन, कनेक्शन, प्यार, ये सब नहीं होता है, ये बहुत इमीडिएटली दिखता है। क्योंकि मैं विदाउट ऑब्जेक्ट पेरेंट को कहता हूँ कि आप इसके साथ फिजिकल प्ले करो, ये सब करो, तो बच्चा आपसे कनेक्ट कर रहा है, उसके लिए लुकिंग फॉरवर्ड करता है कि पापा आए मेरे साथ खेलें, मम्मी आए मेरे साथ खेलें। तो ये सबसे पहला चीज है जो इमीडिएटली हम देखते हैं, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं कि भाई बच्चा हमारे पास आ रहा है, एक नॉमिनल चीज ही तो है। एक सर कितने बजे लाइव आते हैं? 7:30 एवरी सैटरडे।
Next question is one home routine that can improve therapy carry over. होम रूटीन दैट कैन कैरी ओवर, जैसे हमारी आदत होती है कि भैया सोने से पहले हम पैर धो के सोते हैं, वैसे ही मैं कहूंगा कि हर बच्चे को एटलीस्ट आप बेड पे जाने से पहले उसको प्रॉपर मसाज दे सकते हो, दैट्स अ गुड थिंग। उससे बहुत अच्छी स्लीप आएगी, और स्लीप अगर उसकी अच्छी आएगी तो आगे उसकी प्रोडक्टिविटी और लर्निंग बहुत बेटर रहेगा। So, three main pillar of any improvement: hydration, nutrition, sleep. तीनों कभी compromise नहीं होना चाहिए. जी And सर। one reason children perform differently at home and in therapy. वो तो ऑब्वियस है ना, टीचर और पेरेंट, आप पेरेंट हो, मैं टीचर हूँ। मेरा जो टिपिकली डेवलपिंग बच्चा है वो भी टीचर की बात अलग सुनता है, मेरी बात अलग सुनता है, तो वो ऑब्वियस रहेगा। आप पेरेंट हो, माँ हो, आपका हैंडल करने का, डील करने का सब कुछ डिफरेंट होगा। मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरा अटैचमेंट अलग लेवल पे, आपका अटैचमेंट अलग तरह का है, तो वो डिफरेंट परफॉर्म करेगा ही करेगा। इन्वायरमेंट बदल रहा है, पर्सन बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। One message for parents who are feeling hopeless because progress is slow. ये सबसे important है सर. बेसिकली ये एक जंग है जो हम सब लड़ रहे हैं, ठीक है। बट अगर हम भी वर्क टुगेदर, अगर मैं और पेरेंट्स साथ मिलके वर्क करेंगे ना, तो मेरा ये मानना है ऐसा कोई जंग नहीं है जो हम नहीं जीत सकते। और मैंने देखा है अपना, मेरा 23 इयर्स रफली हो चुका है कैरियर का, और ऐसा कोई जंग हमने नहीं देखा है जहां पे मेहनत किया और हम मिलके लड़े हैं तो नहीं जीते हैं। कभी लगा था स्पीच नहीं आएगा और वैसे बच्चे में भी स्पीच आ गया। तो इट इज अ कोलैबोरेटिव फोर्ट, हम दोनों मिलके अगर लड़ेंगे, द डे डायग्नोसिस होता है मैं उसी दिन पेरेंट को कहता हूँ ये लड़ाई हमने और आपने लड़ना है, और दोनों मिलके लड़ेंगे और इसको जीतेंगे, और जीतना ही हमारा मंत्र है। हारना ये तो सीखा ही नहीं लाइफ में, हम बोलते हैं ना, इट्स अपहिल बैटल. हारना तो सीखा ही नहीं ना। देखो आप और खुद देख रहे पेरेंट हो, पेरेंट सब कुछ कर रहे हैं. दे आर टिकिंग ऑल द बॉक्सेस. अब इससे ज्यादा क्या कर लेंगे. अरे पेरेंट को छोड़ दो, मैं कभी ऑनलाइन नहीं होता था, इंस्टा पे नहीं आता, वीडियो नहीं बनाता था। अब सिमन सर ने मुझे ऑनलाइन भी खड़ा कर दिया, वीडियो बनाना भी सिखा दिया, तो मैं भी अरे तो सीधा अकेले से कितना लड़ेंगे सर, बहुत सारे लोग चाहिए ना. नहीं नहीं ठीक है, अच्छी बात है, तो चीजें लर्न कर रहे हैं ना, हम भी तो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं टाइम के साथ। वी ऑल हैव टू लर्न एंड मॉडिफाई आवरसेल्फ। सो लेट्स समराइज सर. कोई दो तीन टेक अवे बता दो जो कि पेरेंट लिख लें आज के सेशन के बेसिस एक पे. सिंपल टेक अवे मैं हर पेरेंट को कहता हूँ कि पहला चीज जो बहुत बड़ा क्वेरीज है पेरेंट के मन में, जैसे ही डायग्नोसिस होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अब क्या क्या करें, और क्या करें का जवाब मिलता तो कहाँ करें, और कितना करें, कैसे करें, ये सारे क्वेश्चंस का। तो मेरा पेरेंट एंड थेरेपिस्ट दोनों का एडवाइस है कि जो एक न्यू डायग्नोज पेरेंट है ना, उनको अलग से बैठाने की जरूरत है, उनको अलग से समझाने की जरूरत है कि किस स्टेज पे आपको क्या कॉल लेना चाहिए। ये तो बड़े बड़े डॉक्टर ना, आप एबीए कराओ, उसको पता भी नहीं बच्चा का लेवल क्या है और क्या होता है और किस स्टेज पे क्या कराना चाहिए। आप ओटी कराओ, आप स्पीच कराओ, जो हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल भी करते हैं। बड़े नामी डॉक्टर का मैंने देखा हुआ एक टाइम पे 2010, 11, 12 के आसपास, उनके यहाँ स्पीच थेरेपिस्ट का स्लॉट अगर खाली नहीं है, बच्चे को स्पीच की रिक्वायरमेंट है, फिर भी कहेगा स्पीच अभी नहीं कराना, अभी सिर्फ ओटी कराइए। अगर ओटी का स्लॉट नहीं खाली है, नहीं अभी ओटी की रिक्वायरमेंट नहीं, अभी एजुकेशन कराइए। तो ये भी लोग करते हैं, बट कहीं न कहीं आपको भी जज करना है, आपको भी इन्वॉल्व रहना है, अवेयर रहना है, अलर्ट रहना है कि कोई भी कुछ बोल रहा है आंख मूंद के भरोसा नहीं करना है। मेरा ये मानना है कि आपको भी क्रॉस चेक कर, कोई कहता कि मैं ओटी हूं, तो आपका राइट है, आप उसको क्रॉस चेक करो। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया तो भगवान हो गया और वही सही कह रहा है। क्रॉस चेक करो, सब अपने अपने फायदे के लिए बात करते हैं, तो आप उसको वापस क्रॉस चेक करो और ट्रस्ट करो, क्योंकि बच्चा आपकी सबसे बड़ी जमा पूंजी है। हम बाजार से दवा खरीद के खा लेते हैं, बट बच्चे की तबीयत खराब होती है तो हम बच्चे पीडियाट्रिशियन को दिखा के लेते हैं। तो वैसे ही जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हो तो आप भी उसको थॉरो चेक करो और थॉरो के बारे में जानो, और फिर उसके ऊपर ट्रस्ट करो और उसके साथ काम करो। थैंक यू सर. थैंक बहुत यू, ही थैंक यू। इंसाइटफुल था, बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही ऑनेस्ट. कोई बात नहीं, कुछ ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना सबको। नहीं नहीं, ज्यादा परेशान क्या, मेरे हिसाब से पेरेंट को कुछ इंसाइट मिला होगा. हम्म। और संतोष सर को हम कभी और पकड़ेंगे फ्यूचर में.
जब पकड़िए सर, जब बुलाओ, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे सर, आपको मैं ठीक है। गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूंगा सर। हाँ, और आप इंस्टा पे उस डालोगे तो मुझे कोलैबोरेट कर देना। इंस्टा पे तो क्लिप ही डाल इतना सकते हैं बड़ा ना। नहीं है, हाँ ठीक है। हाँ, तो पूरा अगर किसी को रिकॉर्डिंग देखना हो तो यूट्यूब पे ठीक है, मैं भी अपने या यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा। हाँ, तो मैं आपको शेयर कर दूँ। ठीक थैंक है। यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक बाय यू बाय फॉर बाय बाय इनवाइटिंग मी। बाय एवरीबॉडी। बाय बाय। टेक केयर।